राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। कल हम जो पेपर कर रहे थे उसी पेपर के आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 25 तक के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर किसी ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। HSSC बार बार इनको रिपीट करती है। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? ध्रुव ने, किर्सन फर्स्ट ने, किर्सन तृतीय ने या फिर अमोघवर्ष फर्स्ट ने। तो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और जो औरंगाबाद है उसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहाँ पर एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया है। और किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के किर्सन फर्स्ट ने बनवाया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के किर्सन फर्स्ट ने बनवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर यूनेस्को के अंदर कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। और भारत की कितनी साइट यूनेस्को के अंदर शामिल है? टोटल 42 हैं, जिनमें से 34 तो क्या है? सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिक्स है। और जो मिक्स है वो पेपर में पूछी जाती है। भारत की कौन सी मिश्रित धरोहर यूनेस्को के अंदर शामिल है? तो कौन सी है जो मिक्स हेरिटेज है? वो कौन सी? हमारी कंचनजंगा है। तो याद रखना टोटल कितनी है? 42। भारत की नवीनतम 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी बनी है? होलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। 41वां कौन सा है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का। तो ये पॉइंट हमने यहाँ से याद रखनी है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। पूरा एक पहाड़ी है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक काट कर ये एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया है। और किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के किर्सन फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? अक्साई चीन, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर या फिर कारगिल। तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984 में, क्योंकि यहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया था। और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हमने जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जीता था। तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट के आधे भाग को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक बाइट का आधा भाग जो 4 बिट है, BIT, 4 बिट को मिलाकर क्या बनती है? एक निब्बल बनती है। और 8 बिट को मिलाकर क्या बनती है? एक बाइट बनती है। यानी कि एक बाइट के अंदर क्या शामिल होते हैं? 8 बिट शामिल होती हैं। तो एक बाइट के आधे भाग यानी कि 8 बिट का आधा 4 बिट, 4 बिट को क्या बोला जाता है? 4 बिट को क्या बोला जाता है? निब्बल बोला जाता है। एज इट इज क्वेश्चन CPLO में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? जो चंडीगढ़ है इसके वास्तुकार कौन थे? रेंजो पियानो, फ्रैंक लॉयड, ली कार्बुजियर, नॉर्मन फोस्टर। तो चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बुजियर ने तैयार किया था। और ये कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ का प्रतीक क्या है? खुला हाथ स्मारक। सुखना झील कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। 1958 में बनाई गई थी। और सुखना झील को आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया था? 1988 में घोषित किया गया था। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। हरियाणा की जो विधानसभा है वो भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर है। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ में कब शिफ्ट किया गया था? 1955 में शिफ्ट किया गया था, अमरनाथ भंडारी के टाइम पर। और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट हमने चंडीगढ़ से याद रखने हैं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? ऑप्शन दे रखे हैं हांसी, अम्बाला, सिरसा या रेवाड़ी। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। और कब बनाया गया था? 1873 में बनाया गया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पीतल नगरी किसे बोला जाता है? रेवाड़ी को बोला जाता है। सबसे पुराना रेलवे जंक्शन भी कौन सा है? रेवाड़ी का है। एक क्वेश्चन रेवाड़ी से ये पूछा जाता है
कि सबसे पुराना जो इंजन है रेलवे का उसका नाम क्या है? फेरी क्वीन है और वो कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर ही स्थित है। नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी के अंदर है। राव तुलाराम का संबंध भी कहाँ से है? रेवाड़ी से है। और राव तुलाराम की याद में ही हम 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आसी की बात करें तो आसी क्या है? एक पुलिस जिला है। सिरसा का जो मंडी डबवाली है उसको अभी नया पुलिस जिला बनाया गया है, मंडी डबवाली को। टोटल अब पुलिस जिले कितने हो चुके हैं? 25। 22 तो प्रत्येक जिले में एक एक बना रखा है। एक होगा आसी, मानेसर भी पुलिस जिला है, और अभी एक नया बनाया गया है सिरसा का मंडी डबवाली। तो टोटल पुलिस जिले कितने हो चुके हैं? 25 हो चुके हैं। हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं महेंद्रगढ़, मेवात, भिवानी या फिर रेवाड़ी। तो सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? मेवात जिले की है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? गुरुग्राम की है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? मेवात का। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? गुरुग्राम का। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है साक्षरता सबसे कम है, और जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है सबसे अधिक साक्षरता है। तो गुरुग्राम के अंदर सबसे कम लिंगानुपात और सबसे ज़्यादा साक्षरता है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कोटला झील कहाँ पर स्थित है? मेवात के अंदर स्थित है। मेवात का पुराना नाम क्या है? सत्यमेव पुरम। और अभी नया कर दिया था खट्टर सरकार ने, कौन सा रखा था? नू। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? मेवात के अंदर ही खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश को कब आज़ाद करवाया गया था? 1961 में, 1947 में, 1971 में या फिर 1948 में। तो बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? 1971 में हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। 1961 में किसको आज़ाद करवाया था हमने? पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया था ऑपरेशन विजय चलाकर। क्योंकि जो पुर्तगाली हैं देश आज़ाद होने के बाद भी उन्होंने गोवा, दमन और दीव पर कब्जा नहीं छोड़ा था, इसीलिए 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा, दमन और दीव दोनों को आज़ाद करवाया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? तो ओटू बैराज कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं साहिबी नदी, टांगरी नदी, घग्गर हाकरा नदी या फिर यमुना नदी। तो ओटू बैराज कहाँ पर स्थित है? सिरसा जिले के अंदर स्थित है और घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? डागसई की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर बोल सकते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है। क्या क्या क्वेश्चंस घग्गर नदी से पूछे जाते हैं? जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है घग्गर नदी की तलहटी में स्थित है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है। और घग्गर नदी पर पंचकुला के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? कौशल्या बांध बना रखा है। और सिरसा के अंदर कौन सा बांध है? ओटू बैराज। और घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? दीवाने वाला बांध, छमला बांध। ये चार बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी के बार बार पूछे जाते हैं। दीवाने वाला, छमला, ओटू बैराज, कौशल्या बांध, ये चारों घग्गर नदी पर बनाए हुए हैं। घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? नैली बोला जाता है। ये सारे पॉइंट हमने घग्गर नदी से याद रखने हैं। साहिबी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। मसानी बांध किस नदी पर बना हुआ है? साहिबी नदी पर बना हुआ है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और पंचकुला के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। यमुना नदी है, कहाँ से निकलती है? चंपासर ग्लेशियर, यमुनोत्री या फिर बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुना नदी निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालेसर वन जो यमुना नगर के अंदर है वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। और यमुना नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? अथिनीकुंड बैराज बनाया हुआ है, जहाँ से यमुना नदी दो भागों में बांट दी जाती है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके द्वारा हरियाणा में सिंचाई की जाती है, और जो पूर्वी यमुना नहर है ये यूपी के अंदर सिंचाई करती है। तो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है। यमुना नदी के ऊपर अभी बताया जो अथिनीकुंड बैराज है वो बना रखा है, और ये एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बैराज है अथिनीकुंड बैराज। और यमुना नदी पर कौन से बांध हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं? रेणुका बांध, किसाऊ बांध, लखवार बांध, चारों बांध पेपर में पूछे जाते हैं। अथिनीकुंड बैराज, किसाऊ बांध, लखवार बांध और रेणुका बांध याद रखना यमुना नदी पर बनाए हुए हैं। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी, पथराला, सोम, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है।
केन, बेतवा, चंबल ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? घग्गर अकरा नदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं चरखी दादरी, पलवल, नूंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा का 22वां जिला जो नया जिला है वो कौन सा बनाया गया था? चरखी दादरी। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी नया जिला बनाया गया था और 22वां जिला बनाया गया था। हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। अगर हम यहाँ पर चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी है, इसका पुराना नाम क्या है? दादुर। दादुर एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? मेंढक। मेंढकों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? दादुर। और धीरे धीरे इसका नाम बदलकर क्या हो गया? दादरी और फिर चरखी दादरी। चरखी दादरी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जो कलियाणा गांव है वहां पर क्या पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान है कलियाणा गांव जहां पर हिलना पत्थर पाया जाता है चरखी दादरी के अंदर। और चरखी दादरी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जो चरखी दादरी है इसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। हरियाणा के 2 जिले कौन कौन से हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती? चरखी दादरी और रोहतक। दोनों की सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। और चरखी दादरी के अंदर कोई भी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। विधानसभा की 17 आरक्षित सीट हैं और 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, मेवात और पंचकुला। ये 5 जिले हैं जहां पर विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। फोगाट सिस्टर्स हैं, उनका संबंध भी कहाँ से है? चरखी दादरी से है। अगला क्वेश्चन है, शासक विग्रह राज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? ऑप्शन दे रखे हैं विजयनगर स्तंभ, होयसल स्तंभ, पल्लव स्तंभ, टोपरा स्तंभ। तो विग्रह राज फोर्थ है, इसके 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? टोपरा स्तंभ में है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी। तो हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। 6 मंडलों को याद करने की ट्रिक क्या है? घर, के, एफ। जी से क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। ये 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा का मंडल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मंडलों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो कौन से मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? रोहतक मंडल में। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो रोहतक खुद हो गया, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और दादरी। ये 5 जिले रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल है। सबसे बड़ा मंडल भी कौन सा है? रोहतक है। जो टोटल 6 मंडल हैं, 6 में से जो 2 नए मंडल हैं, कौन कौन से बनाए गए थे? 2 नए मंडल, करनाल और फरीदाबाद। 2 नए मंडल बनाए गए थे 2017 में। पहले कितने थे? 4 थे। घर, GHAR, जी से गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक। ये 4 मंडल पहले थे, लेकिन 2 नए बनाए गए थे 2017 में। कौन कौन से? करनाल और फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? राजा नुहार सिंह ने, जहांगीर ने, शेख फरीद ने, मलिक महमूद खान ने। तो फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने। बाबा फरीद की नगरी किसे बोला जाता है? फरीदाबाद को बोला जाता है, क्योंकि फरीदाबाद की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। और फरीदाबाद का उपनाम क्या है? औद्योगिक नगरी। फरीदाबाद से क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं? सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। 2024 में 37वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा था, 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। थीम देश कौन सा था? तंजानिया। बड़कल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। अरावली का गोल्फ मैदान है वो भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। YMCA यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? फरीदाबाद की है। सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पर हैं? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। ग्लेडियलस फूल है जो हरियाणा में सबसे अधिक खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है इस फूल की सबसे अधिक खेती? फरीदाबाद के अंदर की जाती है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो कई बार बता लिया, जो पंचायती राज है इसके 3 सत्र थे। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के 3 सत्र बताए थे। कौन कौन से थे? सबसे निचला स्तर कौन सा था? ग्राम पंचायत। मध्यम सत्र कौन सा था? पंचायत समिति। और उच्च सत्र कौन सा था? जिला परिषद।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। सबसे निचली इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत है। हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसीलिए हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी। तो अमृतवाणी की रचनाकार कौन है, गुरु गोरखनाथ, जेठराम, राजा राम शास्त्री या फिर संत गरीबदास। तो अमृतवाणी किसने लिखी थी, संत गरीबदास ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राजा राम शास्त्री कौन है, हरियाणा के पहले उपन्यासकार। हरियाणा का जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था, झाड़ू फिरी, और उसकी रचना किसने की थी, राजा राम शास्त्री ने की थी। तो हरियाणा के पहले उपन्यासकार कौन है, राजा राम शास्त्री। हरियाणा के राज्य कवि कौन है, उदय भानु हंस। देशा में देश हरियाणा किसकी है, उदय भानु हंस की। जो दूसरे राज्य कवि हैं वे कौन है, खुशीराम शर्मा। हरियाणा के उर्दू कवि कौन है, अनूपचंद आफ्तान। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ से याद रखने हैं। अमृतवाणी की रचना किसने की थी, गरीबदास ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212, 34,212, 33,212 या फिर 23,312। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो दोनों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना, जो IIM है, हरियाणा प्रबंधन संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है, ये रोहतक के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना रोहतक के अंदर कब की गई थी, 2009 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहितास के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, रोहतक पड़ा है। एजुकेशन हब किसे बोला जाता है, रोहतक को बोला जाता है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में कहाँ पर बनाई गई थी, रोहतक के अंदर बनाई गई थी। 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज नेकीराम कॉलेज कहाँ पर खोला गया था, रोहतक के अंदर खोला गया था। हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर खोला गया था, 1976 में रोहतक के अंदर खोला गया था। टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। सबसे प्राचीन कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। तलियार झील कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। 3 मस्जिद हैं, शीशे वाली मस्जिद, लाल मस्जिद, तीनी मस्जिद, ये कहाँ पर है, तीनों रोहतक के अंदर स्थित है। गुरुद्वारा लाखन माजरा भी कहाँ पर है, रोहतक के अंदर स्थित है। और एक क्वेश्चन रोहतक से ये पूछा गया था कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान है वो कहाँ पर है, ये भी रोहतक के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है सौरी मार्केट, कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। मैम चौबीसी चबूतरा कहाँ पर है, रोहतक के अंदर स्थित है। रेवड़ी गज्जक के लिए फेमस कौन है, रोहतक है। तो ये सारे पॉइंट हमने रोहतक से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनाया। तो सूरजकुंड झील कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर स्थित है। और ये किसने बनाई थी, राजा सूरजपाल ने, राजा नार सिंह ने, राजा सीरजदेव ने, राजा गुरदीत सिंह ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूरजकुंड झील किसने बनाई थी, सूरजपाल ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अभी बताया था जो सूरजकुंड मेला है वो भी कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। और फरवरी के महीने में ये मेला लगता है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी किसको बोला जाता है, सूरजकुंड मेले को बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर राजा नार सिंह की बात करें तो यहाँ से 3-4 पॉइंट पूछे जाते हैं। जो राजा नार सिंह है ये कहाँ के शासक थे, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के शासक थे। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़। राजा नार सिंह की हवेली कहाँ पर है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर स्थित है। और राजा नार सिंह की हवेली में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। राजा नार सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, बल्लभगढ़ से किया था। उसके बाद 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर इनको फांसी दे दी गई थी। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। राजा नार सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है। लेकिन राजा नार सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट राजा नार सिंह से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है। तो हरियाणा में जो पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसीलिए 22 अप्रैल को हरियाणा में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस एक्ट के तहत जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है
इसका खालिस्तान के द्वारा चुनाव किया जाता है। अनुपस्थितियों के मतदान, खुला मतदान, गुप्त मतदान, हाथ दिखाकर। तो सरपंच का चुनाव कैसे होता है? सारा गांव वोट गिरने के लिए जाता है, यानी कि खुला मतदान होता है। बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सरपंच बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहते हैं? तो एक तार वाला क्या होता है? एक तारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है? दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो हरियाणा से होकर गुजरता है? NH10। NH10 है जो दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो नेशनल हाईवे है, पेपर में पूछा जाता है कि ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग कौन सा है? तो NH1 है, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, कौन कौन सी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों राजा हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। और बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, कादम्बरी और हर्षचरिता। पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेसर को बनाया था। थानेसर से उसने कहाँ पर स्थानांतरित की थी? कन्नौज में स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन के टाइम पर कौन आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। हर्षवर्धन ने 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध भी लड़ा था, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। जो ह्वेनसांग है, इसकी पुस्तक कौन सी है? CU की, जिसके अंदर थानेसर का वर्णन मिलता है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। ये थे जी आज के हमारे क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।